नमस्कार आप सभी को। आप सभी का कमल नयन एजुकेशन हब में स्वागत है। जो स्टूडेंट कहीं फीस नहीं दे सकते हैं वो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। MPPSC से रिलेटेड या MP पुलिस से या जो अन्य परीक्षाएं MP से संबंधित हैं वो सभी परीक्षाएं आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें MP आता हो वो MP अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। MP में मैं चल रहा हूँ इतिहास पे, मध्य प्रदेश का इतिहास। क्या मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास हम पढ़ेंगे काल, समय, काल समय। हम सबसे पहले भारत का नक्शा बनाएं। भारत का नक्शा भारत का नक्शा है ये भारत का नक्शा इस तरीके से भारत का नक्शा। तो हम बात करेंगे महाजनपद। इसकी बात करेंगे हम महाजनपद काल की। महाजनपद काल की। किसकी? काल की। महाजनपद काल की बात करेंगे तो प्राचीन समय में जब भारत महाजनपदों में बटा हुआ था उस समय में भारत इतना नहीं था। भारत के पास में जो पाकिस्तान क्षेत्र है, क्या पाकिस्तान क्षेत्र है? पाकिस्तान क्षेत्र है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बगल से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इधर नेपाल है, नेपाल है, नेपाल है। म्यांमार है, म्यांमार है। नेपाल है, नेपाल। इधर बंगाल, बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश। और भी अन्य देश है यहाँ पर। म्यांमार। ये देश सभी पहले भारत में थे, जैसे भारत में थे। इसमें भारत जो 16 जनपदों में बटा हुआ था। यहाँ पर ये था भारत, अपना मध्य प्रदेश।
क्या मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश को हम देखें तो मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर बिहार है। ये उत्तर प्रदेश के बगल से बिहार है। बिहार है, क्या है? बिहार है। बिहार है, ये मध्य प्रदेश है। इसमें भारत में टोटल अलग अलग जगहों पर 16 जनपदों में बटा हुआ था। 16 जनपदों में बटा हुआ था। इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर 2 जनपदें थीं। बिहार में एक मेन जनपद थी। इस तरीके से अलग अलग जगहों पर 16 जनपदें थीं। जिस तरीके से अभी भारत में अलग अलग राज्य हैं, उस समय पर राज्य को महाजनपदों में नाम गिना जाता था, महाजनपद बोलते थे। इसमें हम देखेंगे तो हम अन्य जनपदों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे। सबसे जो महाजनपद थी, इसमें से सबसे बड़ी सबसे बड़ी महाजनपद जो थी वो मगध थी। कौन सी थी? मगध थी। मगध कहाँ पर? बिहार में है। बिहार जो जिला वो है, राज्य है, वो बिहार के अंदर एक जगह थी, उसे कहते थे मगध। जिस तरीके से अभी भारत का पार्लियामेंट कहाँ पर है? जहाँ से भारत का शासन चलता है वो दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। इसी तरीके से दिल्ली से पूरे भारत के राज्यों पर शासन किया जाता है। इसी तरीके से उस समय पर महाजनपद काल में, उस समय पर बिहार के अंदर एक मगध राज्य था। मगध महाजनपद थी। मगध जहाँ जनपद थी, उससे सभी जनपदों पर नियंत्रण रहता था। महाजनपद थी। कौन सी जनपद थी? महाजनपद थी। इसमें हम देखेंगे तो ये भारत का नक्शा है। इसमें हम देखेंगे आगे चल के, हम मध्य प्रदेश के बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का नक्शा बनाएंगे। मध्य प्रदेश से हम समझाएंगे आपको। मध्य प्रदेश, हम चलते हैं मध्य प्रदेश को बनाएं। हम मध्य प्रदेश को बनाएं। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 2 जनपद हुआ करती थी। एक बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, वहाँ पर एक जनपद का नाम था जिसे कहते चेदी। कौन सी जनपद? चेदी जनपद। चेदी जनपद थी। दूसरी जनपद कौन सी थी? जिसे कहते हैं अवंती जनपद कहाँ पर थी? ये अवंती जो जनपद थी वह उज्जैन में थी। अवंती जनपद, उज्जैन को ही अवंती जनपद के नाम से जाना जाता था। अवंती जनपद। अवंती जनपद 2 भागों में बटी हुई थी। किसमें? 2 भागों में बटी हुई थी, जिसे कहते थे
इसे कहते थे उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी जनपद, उज्जैनी। और दूसरी थी महिष्मती, महिष्मती, महेशमती। कौन सी जनपद थी? महेशमती। जनपद एक ही थी, अवंती। उनकी जो राजधानी थी वो दो जगह थी, उज्जैनी और महिष्मती। महिष्मती जो थी वो महेश्वर में, महेश्वर अभी प्रेजेंट टाइम में महेश्वर बोलते हैं और उज्जैनी को उज्जैन बोलते हैं। तो इसमें जो जनपद थी इसके बीच में जो चेदी जनपद थी, वो चेदी जनपद थी, इसके बीच से एक नदी निकलती थी, एक नदी निकलती थी जिसे कहते थे बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी जो होती, इसके बीच से बेतवा नदी गुजरी हुई है, उस नदी का नाम बेतवा, बेतवा, बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा। इसको बैत्रवती भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? बैत्रवती, बैत्रवती, बैत्रवती भी बोलते हैं। ये 16 जनपद जो थी, 16 जनपद, महाजनपद, जनपद, जो 16 महाजनपद थी, 16 महाजनपद थी, इसका वर्णन किसका? 16 महाजनपद का वर्णन, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? बुद्ध ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ, अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय। किसमें? अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय, निकाय कहाँ पर मिलता है इसका वर्णन? अगुंतर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है। ये आप लोगों को समझ में आया? दो जनपद मध्य प्रदेश के अंदर थी, एक चेदी जनपद थी और एक अवंती जनपद थी। चेदी जनपद जो थी, चेदी जनपद की राजधानी सुप्तमुक्ति थी। राजधानी कौन सी थी? राजधानी सुप्तमुक्ति, 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 नहीं सॉरी, सुप्तमुक्ति यह शब्द है, सुप्तमति, सुप्तमति, मति, सुप्तमति। क्या कौन सी राजधानी है? सुप्तमति, सुप्तिमति, सुप्तिमति, सुप्तिमति। कौन सी राजधानी है? सुप्तमुक्ति राजधानी है। चेदी जनपद की सुप्तमति राजधानी है और अवंती जनपद की जो राजधानी थी, अवंती जनपद की राजधानी, दो राजधानी थी, एक महेशमती राजधानी थी, एक उज्जैनी राजधानी थी। आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो इसे उतार सकते हैं। ये 16 महाजनपद थी। कौन सी थी? 16 महाजनपद थी, जिनमें से 2 महाजनपद अपने मध्य प्रदेश में थी। तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम अन्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो चेदी जनपद थी, कौन सी थी? चेदी जनपद, एक अवंती जनपद। अवंती जनपद की 2 राजधानियाँ थीं, उज्जैनी राजधानी, महेशमती राजधानी, और चेदी जनपद की थी सुप्तमती राजधानी थी। ये 16 महाजनपद का वर्णन, 16 महाजनपद का वर्णन बुद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है। बुद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है।
ये आप लोगों ने यदि नोटबुक पे उतार लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, नंद वंश। नंद वंश, कौन सा, नंद वंश। नंद वंश को हम पढ़ेंगे नंद वंश नरेश महापद्म नंद, महापद्म नंद, महापद्म नंद पुराणों में इसमें पुराणों में उग्रसेन पुराणों में इसे उग्रसेन कहा जाता था। पुराणों में इसे उग्रसेन कहा जाता था। ये नंद वंश जो था वो कहाँ पर था, मगध में था। मगध जो राजधानी, वो महाजनपद थी, उस जनपद का पहला नंद वंश था। और नंद वंश का अंतिम जो राजा था, अंतिम राजा घनानंद था। कौन था? घनानंद था। घनानंद था। घनानंद वही राजा था जो आपने देखा हो आचार्य चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा। आचार्य चाणक्य एक विद्वान व्यक्ति थे। आचार्य चाणक्य कौन थे? एक विद्वान व्यक्ति थे। एक घनानंद इतना चूर था, राजा तो था ही, मगर ये अपनी सत्ता में इतना चूर था कि उस जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, आचार्य चाणक्य, ये इकोनॉमिक्स के बेस्ट प्रोफेसर थे। इकोनॉमिस्ट के क्या थे? बेस्ट प्रोफेसर थे। ये उनको अपने राज्य की चिंता होती थी। किसकी? राज्य की चिंता होती थी, मगध की चिंता होती थी। तो मगध के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव लेके गए थे। किसके पास? घनानंद के पास। तो घनानंद ने उनके बेइज्जती करके, मतलब उल्टा सीधा बोल के उनको वहाँ से खदेड़ दिया था। मतलब उसी खदेड़ने पर उन्होंने, आचार्य चाणक्य ने उनसे बोला था कि हे घनानंद, तेरा अंतिम समय आ गया है। अंतिम समय का मतलब तेरा राजपाट अंतिम है। अब जितने दिन करना है उतने दिन कर ले। आगे चल के तेरे राज्य को, मतलब तेरे को बर्बाद करने वाला मैं ही हूँ।
तो उन्होंने इस तरीके का कोई बात कही थी उनसे, और उन्होंने उस टाइम पे चुटिया में गांठ लगा दी थी कि मैं उस दिन ही चुटिया की गांठ छोड़ूंगा या खोलूंगा, जो भी हो। ऐसे प्रण किया था उन्होंने। उस समय पे चाणक्य ने एक राजा को जन्म दिया। वो राजा को जन्म का मतलब ये है कि उन्होंने उस राजा को बनाने में, एक गरीब फैमिली का जो भी था, उस राजा को बनाने के लिए उस राजा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उनकी माँ का नाम मोराबाई था, इसलिए उनका सरनेम मौर्य रखा गया था। उस लड़के का नाम चंद्रगुप्त था। यहाँ से चंद्रगुप्त वंश की स्थापना होती है। अब आगे हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ाएंगे, तो आपने ये नोट डाउन कर लें। याद कर लिया हो तो मैं मिटा लूँ। कर लिया जी। मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य था। और प्रतापी शासक जो बना था, प्रतापी शासक जो था, उसका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंट्रोपोड्स भी कहा जाता है। सेंट्रोपोड्स क्या? सेंट्रोपोड्स से इसमें कंफ्यूजन हो तो देख लेना। सेंट्रोपोड्स के नाम से भी जानते हैं। ये सेंट्रोपोड्स नाम किसने दिया था? विलियम जोन्स। किसने? विलियम जोन्स ने। किसने दिया था? विलियम जोन्स ने। सेंट्रोपोड्स जो नाम दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो विलियम जोन्स ने दिया था। किसने दिया था? विलियम जोन्स ने दिया था। और इनको चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, इन्होंने लास्ट में जाके जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। जैन धर्म के अनुयायी
बने थे, जैन धर्म के अनुयायी बने थे। इन्होंने 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 क्या किया था? संथारा संलेखना प्रथा, संथारा संलेखना व संथारा और संलेखना प्रथा से प्राण तगे थे। प्रथा से प्राण तगे थे। प्राण त्याग दिए थे। क्या दिए थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने संथारा और संलेखना प्रथा से प्राण तक दिए थे। तो ये कहाँ पर थे? श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में तजे थे। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आप सभी को समझ में आया? मौर्य वंश के जो स्थापना हुई थी, ये इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरे नाम से भी जाना जाता है सेंट्रोकोट्स। सेंट्रोकोट्स किसने नाम दिया था? ये विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स ने नाम दिया था। इनके समय में, मौर्य वंश के समय में प्रतापी शासक जो था वो सम्राट अशोक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो के अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। इन्होंने संथारा और संलेखना प्रथा से प्राण तगे थे। ये कहाँ पर तगे थे? श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ये आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ता हूँ थोड़ा। एक क्वेश्चन है, आप लोग उसका जवाब बताइए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। हेमित्रा चेटस अमित्र घाट बारिसार और भारीसार, ये सभी उपाधियां किस मौर्य वंश के राजा को प्राप्त थी। मौर्य वंश के राजा को प्राप्त थी।
राजा को प्राप्त थी। ऑप्शन में भी दे देता हूँ मैं। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा है सम्राट अशोक। तीसरा है बिंदुसार। तीसरा कौन सा? बिंदुसार। चौथा है कुणाल। आप लोग इसमें से बताइए कि कौन सा राजा था जिन्होंने अमित्रचेटस, अमित्रघाट, बारिसार और भारीसार की ये सभी उपाधियां किस मौर्य वंश के राजा को प्राप्त थी? ये आप लोग बताइए। आप लोग सुमित्रा बोल रही हैं कि ये को चंद्रगुप्त मौर्य को है। आशीष का कमेंट आ रहा है कि सम्राट अशोक का। चलिए कोई बात नहीं है। इसमें से सही आंसर बिंदुसार है। क्या है? बिंदुसार है। सही आंसर बिंदुसार है। सही आंसर किसको? बिंदुसार को मिली थी। किसको? अमित्रचेटस, अमित्रघाट, भारीसार और भारीसार, ये सभी उपाधियां बिंदुसार को मिली थी। किसको मिली थी? बिंदुसार को मिली थी। और बिंदुसार जो थे वो बौद्ध धर्म व जैन धर्म के अनुयायी थे। वे दोनों को मानने वाले व्यक्ति थे। मतलब एक राजा थे, इन्होंने दोनों धर्मों को मानते थे। आपने ये उतार दिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। आप लोग ये मत सोचिए कि सर ऐसे लिखा के पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को ऐसी सोच हो, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में डिजिटलाइजेशन आ गया है और डिजिटल कैमरे, डिजिटल ये सब चीज़ें उपयोग होने लगी हैं। डिजिटल बोर्ड आने लगा है जिसमें लोग सही से पढ़ नहीं पाते मेरे हिसाब से। क्योंकि डिजिटल में इसमें PDF डाल देते हैं, उसी के अनुसार लोग वह पढ़ाते हैं। और पढ़ाना गलत नहीं है, मगर कुछ लोग जो स्टूडेंट हैं वो सही से पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये तो PDF है, यहाँ से तो हम कर लेंगे, और अन्य चीज़ें सोचने लगते हैं। तो मेरा जो सजेशन है, मेरा ये पढ़ाने का तरीका है, वो लिख के बोर्ड पर लिखाओ और स्टूडेंट भी स्वयं लिखे। तो जिससे उसको लिखने से लिखेगा भी और पढ़ेगा भी, तो उसको जल्दी याद भी होगा, उसके माइंड में जल्दी भी जाएगा। इस कारण से मैं ऐसे बोर्ड का उपयोग करता हूँ और लिखा के मेहनत करके करता हूँ। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है, उन बच्चों के लिए
मेरी तरफ से कोई फीस नहीं है, बस आप लोग पढ़िए, वो आगे बढ़िए। बस इतना कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गुरु दक्षिणा के रूप में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। अब एक और क्वेश्चन है, सम्राट अशोक। क्वेश्चन है सम्राट अशोक कितने वर्षों तक अवंती का प्रांतपाल रहा। इसमें फर्स्ट है, आपको ऑप्शन दे दें। फर्स्ट है 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष। इसमें से आप उत्तर को चुनें। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, 11 वर्ष है। क्या है? 11 वर्ष सही आंसर है। 11 वर्ष सही आंसर है। सम्राट अशोक जो थे वो अवंती के प्रांतपाल राज्यपाल रहे हैं। कोई ये क्वेश्चन करे कि सम्राट अशोक अवंती का राजा कभी नहीं रहा है। आपको ये बता दें, सम्राट अशोक जो हैं वो अवंती के कभी राजा नहीं रहे हैं, वो अवंती के राज्यपाल रहे हैं, मतलब प्रांतपाल रहे हैं। क्योंकि आपको एक बात बताएं हम कि प्रांतपाल इसलिए रहे क्योंकि जैसे भारत है, भारत में या दिल्ली पर जिसका पिता बैठा हो दिल्ली पर, तो वो अपने बेटा, जैसे कोई प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है दिल्ली पर, तो वो क्या राष्ट्रपति उसका बेटा भी हो सकता है? क्या उसका पिता राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो तो उसका बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इस कारण से उसको दूसरे राज्य में, बेटा को दूसरे राज्य में भेज दिया गया। इसी प्रकार से एक मगध राज्य था, मगध महाजनपद थी। मगध पर जो राजा था वो राजा सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। और उस समय पर जब वहाँ के जो राजा थे मगध के,
और बिंदुसार थे, उसी समय पर अवंती में सम्राट अशोक को, किसको? सम्राट अशोक को प्रांतपाल नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल कम से कम 11 वर्ष रहा। इनका कार्यकाल कितने वर्ष रहा? 11 वर्ष रहा। 11 वर्ष था, 11 वर्ष रहा। ये आपको जो 11 वर्ष जो दिया है, ये सम्राट अशोक कितने वर्षों तक अवंती के प्रांतपाल रहे, ये सब दीपवंश में मिलता है। किस में मिलता है? दीपवंश ग्रंथ में मिलता है। नाम है दीपवंश। दीपवंश जो ग्रंथ है वो कहाँ है? दीपवंश बौद्ध ग्रंथ में है। बौद्ध ग्रंथ में। आपको ये भी बता दें कि जो सम्राट अशोक थे, इसको मैं साफ कर दूं जी। जो सम्राट अशोक थे, इनका सम्राट अशोक का विवाह शाक्य वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। शाक्य वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। ये जो शाक्य वंश के जो राजकुमारी थी वो कहाँ पर थी? ये विदिशा में थी। कहाँ की रहने वाली थी? विदिशा की थी। कहाँ की थी? विदिशा की थी। और विदिशा की जो राजकुमारी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपने ध्यान दिया होगा कि उनका नाम पहले भी मैंने उसमें बताया था। उनका नाम था महादेवी श्रीदेवी और एक और नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी नाम था। आपने ये उतार लिया हो नोटबुक में। आपको समझ में तो आया कि नहीं? सम्राट अशोक जो थे वो किसके पुत्र थे? बिंदुसार के थे। किसके थे? बिंदुसार के थे। और बिंदुसार जो थे वो कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? बिंदुसार कहाँ के राजा थे? बताइए आप लोग। हिंट दे देता हूँ। बिहार में
बिहार में कौन सी जगह थी? बिहार में कौन सी जगह थी? बिहार में कौन सी जगह थी? मगध। मगध के राजा थे। कौन थे? मगध के राजा। इन्होंने, बिंदुसार ने इनको कहाँ पर अवंती का प्रांतपाल बनाकर भेज दिया था, और ये 11 साल तक अवंती के प्रांतपाल रहे, मतलब राज्यपाल रहे थे। और यहाँ पर ही पास में ही इन्होंने विवाह कर लिया था। विवाह कर लिया था किस वंश की लड़की के साथ कर लिया था? वो शाक्य वंश की लड़की के साथ कर लिया था। किस वंश की लड़की के साथ कर लिया था? शाक्य वंश की राजकुमारी के साथ हुआ था। ये विदिशा की रहने वाली थी। कहाँ के थे? विदिशा की रहने वाले थे। इनका नाम था महादेवी। महादेवी, श्रीदेवी, कुमार देवी, ये 3 नामों से विख्यात थीं। और आपने सुना भी होगा कि इनका जो पुत्र था, क्या राहुल पुत्र था। ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गया था। कहाँ पर गया था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गया था। कहाँ पर गया था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गया था। तीसरा है, अब आपने याद उतार लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं जी। फाह्यान, क्या नाम था? फाह्यान के अनुसार फाह्यान के अनुसार अशोक मतलब सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। किसके अनुसार? फाह्यान के अनुसार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। आप देखेंगे जो अशोक हैं, सम्राट अशोक को अन्य नाम से भी जाना जाता है। पहला नाम है, इनको नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनका पहला नाम है कालाशोक। क्या? कालाशोक। दूसरा नाम है धम्मराजा। क्या है? धम्मराजा। तीसरा नाम है, क्या नाम है? देव नाम प्रदर्शी। देव नाम प्रदर्शी। और चौथा नाम है चांडाशोक।
चांडाशोक, इन नामों से उनको जाना जाता था। अशोक जो नाम है, अशोक जो नाम है, क्या नाम है? अशोक जो नाम है वो किस अभिलेख से मिला था? वो गुजर्रा अभिलेख से मिला था। गुजर्रा अभिलेख, गुजर्रा अभिलेख से मिला था। और ये गुजर्रा अभिलेख जो है वो कहाँ पर है? वो है दतिया में, दतिया जिला, दतिया जिला में, जिला दतिया। कहाँ पर है? जिला दतिया में है गुजर्रा अभिलेख। और ये तो गुजर्रा अभिलेख है। दूसरा अभिलेख है मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख कौन सा है? मास्की अभिलेख। ये दोनों अभिलेखों में, एक मास्की अभिलेख, एक गुजर्रा अभिलेख, इन दोनों में अशोक का नाम मिलता है। इन दोनों में अशोक का नाम मिलता है। दोनों में अशोक का नाम मिलता है। ये आपको समझ में आया? अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ये किसके अनुसार था? फाहियान के अनुसार था। फाहियान के अनुसार था। अशोक का अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो कालाशोक, धम्मराजा, देवनाम प्रदर्शी, चांडाशोक, ये 4 नामों से प्रसिद्ध थे। इनको अशोक का जो नाम था वो कहाँ से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है? वो गुजर्रा अभिलेख से मिलता है और मास्की अभिलेख से मिलता है। ये गुजर्रा अभिलेख जो है वो जिला दतिया में है। गुजर्रा अभिलेख है जिला दतिया में है। आपने यदि एक नोटबुक पे उतार लिया हो तो मैं रीड करूं जी। एक है पनगुड़ारिया, पनगुड़ारिया क्या है? पनगुड़ारिया ये वाला डाली है। पनगुड़ारिया शिलालेख पनगुड़ारिया शिलालेख किस जिले में है? पनगुड़ारिया शिलालेख कौन से जिले में है? सीहोर में। कौन से में है? सीहोर जिले में। पनगुड़ारिया शिलालेख कहाँ पर मिलता है? सीहोर में मिलता है। इस पर जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है कि अशोक जो थे वो सम्राट अशोक जो थे वो बुद्धों से मिलने गए थे। किससे? बुद्धों से मिलने गए थे। किससे मिलने गए थे? बुद्धों से मिलने गए थे। एक दूसरा क्वेश्चन है,
दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देंगे तो ठीक है, मैं समझा देता हूँ। MPPSC में भी आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पुलिस में जो पुलिस भर्ती है उसमें भी आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है, अशोक ने बुद्ध संघ में फूट डालने वाले, कौन से फूट डालने वाले बिच्छुओं तथा बिच्छुड़ुओं को बिच्छुओं तथा बिच्छुड़ियों को बिच्छुओं तथा बिच्छुड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई संघ को भंग करेगा, कोई संघ को भंग करेगा, कोई संघ को भंग करेगा, वह श्वेत वस्त्र पहनकर अयोग्य स्थान पर निष्कासित कर दिया जाएगा। अयोग्य स्थान पर निष्कासित कर दिया जाएगा। निष्कासित कर दिया जाएगा। इस तरीके का लेख किस अभिलेख में है? इस तरीके से कहा है, अशोक ने बुद्ध संघ में फूट डालने वाले बिच्छुओं तथा बिच्छुड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई संघ को भंग करेगा, वह श्वेत वस्त्र पहनकर अयोग्य स्थान पर निष्कासित कर दिया जाएगा। ये किस शिलालेख में कहा है? सांची के लघु स्तंभ अभिलेख लघु स्तंभ अभिलेख में लिखा गया है। आपको ये समझ में आ गई?
आप इसको उतार लीजिए। उतार लिया। जब आपने ये देखा हो कि अशोक उज्जैन का प्रांतपाल रहा 11 वर्षों तक, और जब अशोक, आपने सोचा हो कि जब अशोक किस पर, अशोक मगध पर, मगध जो थी उसका राजा जब बना, राजा कौन बना? अशोक। अशोक जब राजा बना तो उस समय पर अवंती का प्रांतपाल कौन था? अवंती का प्रांतपाल कौन था? उस समय अशोक का जो पुत्र था कुणाल। कौन था? कुणाल। कुणाल जो पुत्र था, कुणाल किसका था? पुत्र था। वो कुणाल अवंती का प्रांतपाल 8 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। 8 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। आपको ये बात समझ में आ गई? कौन नियुक्त किया गया था? 8 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। ये जैन धर्म, कौन? जैन धर्म वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बात समझ में आई आप लोगों को? आई हो तो नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है। मौर्यकालीन सिंचाई, क्या? मौर्यकालीन सिंचाई प्रणाली मौर्यकालीन सिंचाई प्रणाली के अवशेष किसने खोजे थे? इसके खोजकर्ता कौन थे? मौर्यकालीन सिंचाई प्रणाली के अवशेष के खोजकर्ता कौन थे? वो खोजकर्ता थे D.R. भंडारकर।
DR भंडारकर, आप उतार लीजिए, DR भंडारकर। बेसनगर विदिशा में मिले थे। कहाँ पर खोजे थे? बेसनगर विदिशा में। कहाँ पर? बेसनगर विदिशा में। हम बात करते हैं आगे सांची के स्तूप। किसकी बात करते हैं? सांची के स्तूप की। सांची के स्तूप। सांची का स्तूप का निर्माण कब किया गया था? निर्माण 3rd BC में किया था। कब? 3rd BC में। आप देखिए, मैं सांची के स्तूप को बनाऊंगा। सांची का जो स्तूप है वो इस तरीके से होता है। ये इस तरीके का जो गुम्मट होता है, इस तरीके का गुम्मट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अंड। क्या बोलते हैं? अंड। क्या बोलते हैं? अंड। ठीक है। उसके ऊपर आपने देखा हो तो इस तरीके से वो बना होता है। ठीक है। अब इसके ऊपर भी आपने देखा हो ऐसे करके और ऐसे करके एक गुमटी टाइप की ऐसे बनी होती है। इस टाइप की जो होती है, जो ऊपर होती है, इसे बोलते हैं हम छत्र। क्या? छत्र। क्या बोलते हैं? छत्र। और इसे हम क्या बोलते हैं? हरिमिका। हरिमिका। क्या बोलते हैं? हरिमिका। जो हरिमिका होती है वो सबसे पवित्र स्थान होता है। सबसे पवित्र स्थान होता है। क्या होता है? सबसे पवित्र स्थान होता है हरिमिका। जो अंड होता है ये सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और इसके चारों तरफ जो होता है इस तरीके की, उसे हम बोल सकते हैं दक्षिणापथ। क्या बोलते हैं? दक्षिणापथ। 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 पथ। दक्षिणापथ।
सांची स्तूप के इसके 4 मुख्य द्वार होते हैं। कौन से? 4 मुख्य द्वार होते हैं 4 मुख्य द्वार होते हैं। इसे हम तोरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण। क्या बोलते हैं? तोरण। इसका निर्माण आपने देखा हो, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने कराया। किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। ये समझ में आया सांची के स्तूप के बारे में। सांची के स्तूप जो सबसे ऊपरी भाग है, इसे छत्र बोलते हैं। इस भाग को जो बोलते हैं वो हरिमका बोलते हैं। ये सबसे पवित्र स्थान होता है। ये जो अंडकार का जो रूप रखे रहता है, इसे अंड बोलते हैं। ये सबसे बड़ा होता है। ये इसके चारों तरफ जो होते हैं वो दक्षिणापथ होते हैं। दक्षिणापथ। तालियां हो तो आप अभिलेख के बारे में मैं बताऊंगा। अभिलेख, कौन सा अभिलेख किस जिले में है? कौन सा अभिलेख किस जिले में? तो आपने एक मैंने पहले भी बताया था, गुजर्रा अभिलेख। कौन सा? गुजर्रा अभिलेख। गुजर्रा अभिलेख कहाँ पर है? दतिया में, जिला दतिया में। कहाँ पर है? जिला दतिया में। दूसरा अभिलेख है कसरावद। कसरावद अभिलेख। कसरावद अभिलेख है। ये कहाँ पर है? पास में ही है खरगोन। कौन सा? खरगोन जिले में। कहाँ पर है? खरगोन में। तीसरा है ईसागढ़। कौन सा है? ईसागढ़ अभिलेख। ईसागढ़ अभिलेख आपने देखा भी हो, कोई गया हो या ना गया हो। नहीं गया तो यहाँ से पढ़ ले। ईसागढ़ अभिलेख है अशोकनगर में। कहाँ पर है? अशोकनगर। कहाँ पर है? अशोकनगर में। अगला है रूपनाथ अभिलेख। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? ये आपने उमरिया के पास में एक जिला है जिसे बोलते कटनी जिला, वहाँ पर है। रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? कटनी में।
ये आपको समझ में आए? ठीक, आगे हम पढ़ेंगे शुंग वंश। शुंग वंश किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे। संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। प्रतापी राजा भी पुष्यमित्र, प्रतापी राजा ये भी पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। इस वंश की स्थापना, इस शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना शुंग वंश की स्थापना से ब्राह्मण कुल का आगमन हुआ था। क्या था? ब्राह्मण कुल का आगमन हुआ था। ये शुंग वंश के जो वंशज थे, वो कहाँ से थे? उज्जैन से थे। कहाँ से थे? उज्जैन से थे। ये शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग वही व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? पुष्यमित्र शुंग जो है वो वही व्यक्ति है जो मौर्य वंश का राजा कौन था? मौर्य वंश का राजा, मौर्य वंश का राजा बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। मौर्य वंश का जो राजा था बृहदत्त था। इसका जो सेनापति था कौन था? बृहदत्त का जो सेनापति था कौन था? सेनापति कौन था? बृहदत्त का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने देखा कि ये शासन जो राजा है मौर्य वंश का, ये सही से शासन नहीं चला पा रहा है, या शासन में कोई भी गड़बड़ है। तो इसने क्या किया? इस पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके स्वयं राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। इसकी हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके स्वयं
राजा बन गया और राजा बन के पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके मौर्य वंश को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। कहाँ पर? मौर्य वंश को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। किस वंश को? मौर्य वंश को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। और वहाँ से शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? फिर शुंग वंश की। शुंग वंश की शुरुआत हुई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। उन्होंने इसके संस्थापक भी थे शुंग वंश के। एक प्रतापी राजा भी हुआ है। आपने देखा हो कि इस राजा को पुष्यमित्र शुंग को क्या बोलते हैं? पुष्यमित्र शुंग को कौन सा राजा बोलते हैं? पुष्यमित्र शुंग को आगे करने के लिए बता दूं? पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के आपने देखा हो, मैंने देखा क्या, आपने पढ़ा होगा पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे। कौन थे? पुरोहित कौन थे पुष्यमित्र शुंग के? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि वही महर्षि थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था क्या नाम था? अग्निमित्र शुंग कौन था? पुत्र था। आपने सुनी होगी एक कहानी, उस कहानी के बारे में मैं बताता हूँ। एक विदिशा का राजा था। विदिशा का कौन था? राजा कौन था? अग्निमित्र शुंग। और एक महाराष्ट्र में नागपुर है, नागपुर में पास में एक विदर्भ है। नागपुर को क्या विदर्भी बोलते थे? विदर्भ के राजा जो थे यज्ञसेन राजा थे। कौन थे? विदर्भ के यज्ञसेन राजा थे। यज्ञसेन की जो लड़की थी मल्लिका। पुत्री कौन थी? पुत्री जो थी मल्लिका जो पुत्री थी, इन पुत्री का और इन राजा का आपस में प्रेम प्रसंग हो गया था। क्या था? आपस में प्रेम प्रसंग आपस में प्रेम प्रसंग हो गया था।
और इसी प्रेम प्रसंग इतना मशहूर था कि इन्होंने इनकी किताब जो कहानी थी वो मल्लिकाग्नि इनके नाम से थी। पहले मल्लिका अग्निमित्रम मल्लिकाग्निमित्रम इसमें साइलेंट कर दिया तो मल्लिकाग्निमित्रम ये नाम था। इसके जो लेखक थे वो लेखक जो थे मल्लिका अग्निमित्रम के ये कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। कालिदास ने इस कहानी पर एक बुक लिख डाली, मल्लिकाग्निमित्रम। ये आपने कर लिया हो, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं गरुड़ स्तंभ। इसके बारे में गरुड़ स्तंभ किसके कार्यकाल में बना था? भागभद्र शुंग ने इस गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी। इस गरुड़ स्तंभ को अन्य नाम से भी जानते हैं। इस गरुड़ स्तंभ इस तरीके का है, आपने देखा हो गरुड़ स्तंभ के आपने देखा हो कि उसके जो कमल की उल्टी आकृति की तरह बना हुआ है, इसके उल्टी आकृति की तरह बना हुआ है, कमल की उल्टी आकृति की तरह बना हुआ है। यहाँ पर अशोक निशान है। यहाँ पर ये ये वाला हिस्सा है कि उल्टा कमल की तरह है। इन्होंने बनवाया था भागभद्र शुंग ने। किसने? भागभद्र शुंग ने। इनका अन्य नाम भी गरुड़ स्तंभ, वैष्णव स्तंभ भी बोलते हैं। वैष्णव वैष्णव स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसे भागवत स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। भागवत स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसे हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। इसे खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपने देखा हेलियोडोरस जो नाम आया है वो इस तरीके से आया है कि एक यूनान के राजा थे।
यूनान के जो राजा थे, यूनान के राजा का नाम था एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स क्या था? एंटियालकिड्स जो राजा था, एंटियालकिड्स जो राजा था, एंटियालकिड्स जो राजा था, इसका जो राजदूत था, इसका कौन था? राजदूत था। कौन था? राजदूत था। राजदूत कौन था? हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस सबसे पहले कहाँ पर आया था? विदिशा में आया था। कहाँ पर आया था? विदिशा में आया था। विदिशा में आया था। कहाँ पर आया था? हेलियोडोरस विदिशा में आया था। और विदिशा, उस समय विदिशा का राजा भागभद्र शुंग था। कौन था? भागभद्र शुंग था। उस समय राजा भागभद्र शुंग था। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। संबंध रखता है। किससे रखता है? वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखता है। आप देखें, दूसरा है ये है गरुड़ स्तंभ। इसके बारे में हमने देखा तो पढ़ा भी। इसके बाद आता है बरहूत स्तूप। बरहूत स्तूप कौन से? बरहूत स्तूप। यह कहाँ पर है? जिला कौन से जिला में है? सतना जिला में है। सतना जिला में है। कौन सी तहसील है? तहसील कौन सी है? उचहेरा है। उचहेरा तहसील है। कौन सी है? उचहेरा तहसील में आता है। इसकी खोज किसने की थी? बरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर किंगडम ने की थी। अलेक्जेंडर किंगडम ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर किंगडम ने की थी। अलेक्जेंडर किंगडम ने की थी। किसकी खोज? बरहूत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर किंगडम ने की थी। दूसरा है सांची स्तूप। सांची स्तूप की जो रेलिंग है, कौन सी है? रेलिंग है। जो रेलिंग है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेदिका। कौन सी कहते हैं? वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदिका कहते हैं। किसको? सांची स्तूप के चारों तरफ जो रेलिंग बनाई गई है उसे वेदिका कहते हैं। ये जो वेदिका है वो पहले लकड़ी की बनी हुई थी और इसको बाद में इस वेदिका को बनाने वाला पत्थर का बनाने वाला वो कौन सा राजा था? वो पुष्यमित्र शुंग था। किसने? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की हत्या की थी। बृहद्रथ की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की हत्या की थी। और हत्या करने के बाद इसको बृहद्रथ की हत्या की थी। और इसने ही बाद में बुद्ध स्तूप कौन से? बुद्ध स्तूप। जो बुद्ध स्तूप थे, बुद्ध स्तूपों का पुनः निर्माण कराया था।
पुनः निर्माण कराया था। किसने? बौद्ध स्तूपों का पुनः निर्माण कराया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। इसलिए इसको बौद्ध धर्म का विनाशक, इसके लिए इसको बौद्ध धर्म का विनाशक, बौद्ध धर्म का संरक्षक भी माना जाता है। संरक्षक भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विनाशक इसलिए कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म के अंतिम जो राजा थे बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यहाँ पर मौर्य वंश को समाप्त कर दिया गया था। किसको? मौर्य वंश को समाप्त कर दिया गया था। इसलिए इसको बौद्ध धर्म के विनाशक भी बोलते हैं। और उसके बाद इसने पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्तूपों का पुनः निर्माण भी कराया था। इसलिए इसे बौद्ध धर्म का संरक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या करा था? हजारों बुद्धों की हत्या की थी। हजारों बौद्धों की हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? हजारों बौद्धों की हत्या की थी। पुष्यमित्र शुंग ने हजारों बौद्धों की हत्या की थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्ण वंश। क्या पढ़ेंगे? कर्ण वंश। कर्ण वंश कौन सा? कर्ण वंश। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? कर्ण वंश के संस्थापक कर्ण वासुदेव थे। कौन थे? कर्ण वासुदेव थे। कौन थे? कर्ण वासुदेव थे। इसके अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कौन था? अंतिम शासक सुशर्मा थे। कौन थे? अंतिम शासक सुशर्मा थे। आपने देखा हो नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? उसके बाद आया मौर्य वंश। नंद वंश के बाद कौन सा? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद है शुंग वंश। कौन सा है? शुंग वंश। और शुंग वंश के बाद क्या है? कर्ण वंश। कौन सा है? कर्ण वंश के बाद है सातवाहन वंश। कौन सा है? सातवाहन वंश। आपने देखा हो नंद वंश है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद था।